हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं जो हम पेपर कर रहे थे। इसके पहले हमने सारा पेपर कर लिया था और इसमें हमने केवल छोड़ा था क्या, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 11 में इलेक्ट्रॉनिक्स हमने छोड़ दी थी, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए थे, राइट। यस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी एटम्स व्हेन डोप्ड इन सिलिकॉन वुड प्रोड्यूस एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो कह रहा है कि बताइए प्योर सिलिकॉन में आप क्या प्रोड्यूस करोगे। तो एन टाइप, तो एन टाइप के लिए आपको 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी। सो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक मिल गया। देखो आंसर क्या होगा, आर्सेनिक। ओके, अदरवाइज एंटीमनी और बिस्मथ भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे आर्सेनिक आंसर में मिल रहा है। क्लियर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्सेनिक। ठीक। चलिए देखिए, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। बेटा जब पीएन जंक्शन होता है, जब पीएन जंक्शन आपका बनता है, तो कह रहा है इसमें से कौन सी प्रोसेस करेक्ट है। इनिशियली द डिफ्यूजन करंट इज स्मॉल एंड द ड्रिफ्ट करंट इज लार्ज। इनिशियली द डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल टू ईच अदर। फाइनली द ड्रिफ्ट डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल टू ईच अदर। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों सी। ये लिख लीजिए थ्योरी। क्या होता है बेटा, दो तरीके की करंट फ्लो होती है, एक होती है ड्रिफ्ट करंट और एक होती है डिफ्यूजन करंट। तो दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। क्या कर देती हैं, दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। क्लियर। और टोटल जंक्शन में एक लेयर बन जाती है जिसको आप डिप्लेशन लेयर कहते हैं। तो लिख लीजिए इसको कि जब आपका जंक्शन बन जाता है, फाइनली जंक्शन बनने के बाद में डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल एंड कैंसल ईच अदर। यस, इक्वल टू ईच अदर। ठीक है ना, ये सी हो गया। तो करेक्ट इसका आंसर होगा सी। डन। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, इन ए पी टाइप्स ऑफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। जैसे ही देखा हमने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, मेरे मन में आ गया फॉर्मूला सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का, Ni स्क्वायर इक्वल टू Ne इंटू NH। नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर इक्वल टू Ne यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ होल। द होल कंसंट्रेशन इज 2.25 इंटू 10 की पावर 15 सेंट पर सेंटीमीटर क्यूबिक एंड इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इक्वल टू इतनी दी गई है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कितनी होगी। चलिए तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। देखिए आपको इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालना है, तो Ne इक्वल्स टू हो जाएगा Ni स्क्वायर अपॉन में कितना, NH। ठीक है बेटा, तो Ni स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो Ni स्क्वायर जो आएगा अपने पास में 2.25 इंटू 10 की पावर 15 का होल स्क्वायर। क्लियर है। सो ये 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 15 सेंटीमीटर क्यूबिक का होल स्क्वायर। क्लियर हो जाएगा ये। और नीचे आपके पास में यहाँ पर बचेगा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 10 सेंटीमीटर क्यूबिक। खैर ओके, यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर -3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर -3। क्लियर है बच्चों। अब देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। यदि अब इसका होल स्क्वायर करेंगे और Ne आपके पास में बनेगा, तो 2.25 एक बार, 2.25 दो बार, और ये हो गया बेटा 10 की पावर 30। 15 टू जा 30 और नीचे 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 10। क्लियर है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 20 हो जाएगा, ये कट करके क्लियर हो जाएगा। 10 की पावर 20 हो जाएगा और ऊपर 2.25 दो बार है, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 225/100 और 225/100 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 225 अपॉन 100 इंटू 225 अपॉन में कितना, 100। क्लियर। और यहाँ पे इधर पे आ जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर 15। सही तो लिखा है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो रहा है कि गलत तो नहीं लिखा है ये। हम्म, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन द सैंपल। हाँ, तो हमको Ne ही निकालना है, तो सही कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे अपने पास में यहाँ पे बैठा हुआ है 1.5। ठीक है बच्चों। ऊपर बैठा हुआ है 30 में से 10 चले गए थे, तो ऊपर बचे थे 10 की पावर 20। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो जो आंसर होना होगा आपका आ जाएगा। ठीक है ना।
ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे एक हमसे गलती हो गई है, उसको सुधारेंगे। हमने वैल्यू गलत कर दी बेटा। देखो इसमें हमको होल कंसंट्रेशन दी गई है 2.25 इंटू 10 की पावर 15, ठीक है ना। और ये दिया गया है आपके पास में 1.5 इंटू 10 की पावर 10। तो एक्चुअली इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन ये है, लिखा भी हुआ था, हमने कॉन्फिडेंस में ध्यान नहीं दिया। इफ द इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन इक्वल्स टू, तो बेटा ये स्क्वायर इसका करेंगे और डिवीजन नीचे वाले से करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। जैसा मैंने बताया कि एन आई का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एन ई इंटू एन एच। तो यहाँ पे एन एच इक्वल्स टू हो जाएगा होल कंसंट्रेशन इक्वल्स टू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, सॉरी, एन ई इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में एन आई का स्क्वायर अपॉन में कितना, एन एच। क्लियर। अब एन आई की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 1.5 इंटू आई थिंक 10 की पावर 10। ओके, सो ये आपके पास में आ गया 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 10 का होल स्क्वायर। क्लियर। और होल की आपको कंसंट्रेशन कितनी दी गई है बताइए जरा। होल की कंसंट्रेशन आपको दी गई है 2.25 इंटू 10 की पावर 15, ठीक। तो ये दी गई है आपको 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 15। अब तो बहुत सरल हो गया। 1.5 हो गया कितना, 2.25, और ये हो गया 10 की पावर 20, और नीचे हो गया 2.25 पहले से ही है, और 10 की पावर 15 हो गया, ये कैंसिल हो गया, और 20 में से 15 गया, मतलब 10 की पावर 5 पर सेंटीमीटर क्यूबिक लिख सकते हो, या 10 की पावर 5 सेंटीमीटर क्यूबिक की पावर -3। ये आपका आंसर बनेगा। डन। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकंडक्टर का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया। देखिए एक 3 मार्क्स का आया है, इसके पहले एक 2 मार्क्स का किया, और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव करे। बोलिए बच्चों, करे कि नहीं करे। सो 3 + 2 4 + 4 + 2, सॉरी 5 + 2 7 मार्क्स का। क्लियर है बच्चों। तो लास्ट ईयर 7 मार्क्स का सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा गया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का। डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो मैंने बताया था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेटा 2 टाइप के होते हैं, एक पी टाइप का होता है और एक एन टाइप का होता है, ठीक है ना। अब इसमें हमको डिफरेंशिएट लिखना है, तो आप जानते हैं कि पी टाइप कैसे बनता है। अगर आप प्योर सिलिकॉन में इंट्रिंसिक में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला देंगे 13th ग्रुप की, तो पी टाइप बन जाएगा। और अगर आप 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एन टाइप का, ठीक है। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं, पॉजिटिव टाइप, और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखते हैं इसका सीबीएसई ने क्या सोल्यूशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 28। ओके, it is formed by the doping with the group 15th element. It is formed by the doping of group 13 element. Majority charge carriers are electrons and majority charge carriers are holes. Done बच्चों, समझ में आ गया। Yes. Yes. Okay. Then इसके बाद the mobility of an electron in the conduction band of a semiconductor is more than the mobility of a hole और इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस एक्सप्लेन। भाई देखो यहाँ पे कह रहा है कि मोबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन बैंड में सेमीकंडक्टर के इज मोर देन मोबिलिटी ऑफ अ होल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। देखिए मैंने आपको बताया भी था ये चीज, पहले भी बताई थी कि भाई 2 प्रकार के अपने पास में बैंड होते हैं, ठीक है ना। एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है। ये देखिए ये कंडक्शन वैलेंस बैंड है नीचे वाला, बोलिए यस और नो। और ऊपर वाला जो बैंड होता है जो कि इससे अबव एनर्जी पे होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इसके अंदर भी होते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो एनर्जी लेकर के ऊपर जंप कर जाते हैं, कुछ ऊपर भी हो जाते हैं। ओके। तो ये कहा जा रहा है कि आप हमें ये बताइए कि इनकी जो मोबिलिटी होती है ये ज्यादा क्यों होती है। ऑब्वियसली बेटा ये कंडक्शन बैंड में है, मतलब ये फ्री है। क्या है ये बेटा, फ्री टू कंडक्ट है। यस और नो। और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हमने आपको बताए थे कि बेटा ये आउटर में तो होते हैं, मगर फिर भी लैटिस में फंसे रहते हैं। किस में रहते हैं बेटा, ये लैटिस में। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो आपको अभी इसको सिस्टमेटिक बताना है कि इनकी मोबिलिटी जो होती है इनकी ज्यादा क्यों होती है कंडक्शन बैंड वालों की, और वैलेंस बैंड वालों की कम क्यों होती है, इसका जवाब आपको देना है। क्लियर कि नॉट क्लियर। यस। तो आपको दूसरे में एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन फॉर हायर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द
कंडक्शन बैंड। देखते हैं 2 मार्क्स में क्या लिखना है इसमें। इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड आर ऑलमोस्ट फ्री एंड गेट इजिली एक्सेलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्या बताया था आपको कि भैया आप अगर इन वाले इलेक्ट्रॉनों पे जो कंडक्शन बैंड है, इनको अगर आप प्लस माइनस दिखाओगे तो ये जो होंगे इलेक्ट्रॉन जो होंगे ड्रिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे? ड्रिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। बट यदि आप इनको दिखाओगे तो ये ड्रिफ्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये लैटिस के अंदर बंधे हुए हैं। यस और नो? जब कोई घर के बाहर निकला ही नहीं तो वो गाड़ी कैसे चला सकता है? गाड़ी के घर के अंदर बैठे हुए हैं वो। यस और नो? तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, राइट, and get easily accelerated by an electric field. Electron in the valence band are bound between the atoms of a semiconductor. बिल्कुल सही बात है। ये एक सिलिकॉन है, ये दूसरा सिलिकॉन है, और ये इसके बीच में वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, ये बंधा हुआ है, राइट। दे आर लेस एक्सेलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम खूब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा भी रहे हो तो ये हिलने की कोशिश बस कर सकता है, हिल पाएगा मगर बॉन्ड तो नहीं तोड़ पाएगा, राइट। हाँ, तो they are less accelerated by an electric field, so acquire lesser drift velocity than that of electron in the conduction band। थोड़ा बहुत हिलेगा अपनी प्लेस से, खुशी के मारे नाच लेगा, डीजे बज रहा है जैसे, ठीक ना, बट अपनी शेल को फोड़ के तोड़ के निकल नहीं पाएगा। but lesser drift velocity than the electrons in the conduction band, so the mobility of the electron in the valence band is less than mobility of electron in the conduction band, as the motion of an electron in the valence band is equivalent to the motion of an hole opposite to the direction. Hence, the mobility of hole in the valence band is smaller than mobility of electron इन द कंडक्शन बैंड। अब देखो यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि हालांकि होल के बारे में इन्होंने कुछ नहीं पूछा है। जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, कहा है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है कंडक्शन बैंड में, है ना, ऑफ ए कंडक्शन बैंड इज मोर देन द मोबिलिटी ऑफ अ होल और इलेक्ट्रॉन। ओके ओके ओके, पूछा गया है। होल की भी बात कह दी गई है। अब इलेक्ट्रॉन की तो मैंने बात कह दी आपसे, बोलिए सोनू। अब होल के हाल देखिए, होल किस हाल में है भाई। इलेक्ट्रॉन तो आपके जो फ्री हो चुके हैं वो तो कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। अब होल कब क्रिएट होगा भाई साहब? होल तब क्रिएट होगा जब आपका कंडक्शन बैंड का ही इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को स्विच करके दूसरे प्लेस पे जाएगा, दूसरे होल पे जाएगा, तो ये होल डेवलप हो जाएगा। बताइए सोनू। मतलब जितनी इसकी मोबिलिटी होगी, इनके इन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों की, उतनी ही इसकी मोबिलिटी होगी। क्योंकि भैया एक जगह खाली होगी तब तो दूसरे पे आके होल बैठेगा। ये नो? आपको याद होगा सिलिकॉन का, यहाँ पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चला गया तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? होल क्रिएट हो गया। अब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो ये होल यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो जिस मोबिलिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन स्विच होते हैं उसी मोबिलिटी के साथ कौन स्विच होते हैं? होल स्विच होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, as the motion of an electron in the valence band is equivalent to the motion of an hole in the opposite direction। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आएगा तो यहाँ वाला होल कूद करके इधर आ जाएगा। क्लियर? So motion of an electron in the valence band is equal to the motion of the hole in the opposite direction. Hence the mobility of hole in valence band is smaller than the mobility of electron in conduction band. Clear कि not clear? मतलब with respect to conduction band, ये जो नीचे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं और इनकी होल हैं, इनकी दोनों की मोबिलिटी नियर अबाउट सेम है, बट दोनों की मोबिलिटी कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन से तो काफी कम है ना। तो ये लिखा है कि इसकी मोबिलिटी कम होती है। डन। बच्चों मोबिलिटी का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ऑफ द चार्ज पार्टिकल पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मोबिलिटी का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों सेक्शन नंबर डी स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 29। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। बहुत बढ़िया, वैसे हमको पता है इस जानकारी को कि करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ये अपने चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था और इसकी वैल्यू होती है आई थिंक म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये देखिए याद रखिएगा, दो डेरिवेशन बहुत ही एक जैसे दिखते हैं। एक होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन कितनी
टू आर। ये किसकी वजह से होता है बेटा? ये सर्कुलर वायर के, करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे होता है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड बी सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। और अगर करंट कैरिंग वायर हो, बी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर हो, सो बी एक लीनियर कंडक्टर के कारण दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। क्लियर? इसी को दुनिया म्यू नॉट अपॉन फोर पाई और इसे टू आई अपॉन आर के नाम से भी जानती है, ठीक है। इसे भी ऐसे भी कहा जा सकता है, यस। तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इनफिनाइट वायर के कारण किसी पॉइंट पी पर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन पे वापस। ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। A current carrying conductor when placed in an external magnetic field also experiences a मैग्नेटिक फोर्स। भाई बिल्कुल एक्सपीरियंस करेगा। अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर के बाजू में दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर कर दोगे तो दोनों के फील्ड इंटरेक्ट करेंगे आपस में, और दोनों आपस में लड़ेंगे, दोनों के फील्ड, तो फोर्स लगेगा। Yes, it implies that the force between the two parallel current carrying conductor is mutual and magnetic in nature. Hmm. Imagine a straight long wire X carrying a current I1 kept horizontally along east-west direction. Another long straight wire kept parallel to wire X at a distance R above wire X. Okay. If the wire carries current I2, the टू वायर्स विल आइदर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। चलिए भाई साहब, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इनकी दिए अनुसार क्या कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले डायरेक्शन देख लीजिए, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, और ये होती है ईस्ट, और ये होती है वेस्ट, ठीक है। अब इनका कहना है कि दो करंट कैरिंग, इमेजिन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर एक्स कैरिंग करंट आई वन केप्ट हॉरिजॉन्टली अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमने एक कंडक्टर ये रख दिया, ये I1 करंट जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है इस कंडक्टर का नाम X है। ओके, वेरी गुड। अब कह रहा है भैया कि इस एट ए डिस्टेंस R अबव द वायर X इफ अ करंट कैरीज I2, ये देखिए I2 करंट कैरी करके हुए एक वायर जा रहा है, किससे डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस ऊपर, ठीक है ना। R डिस्टेंस ऊपर एक वायर जा रहा है। द टू वायर विल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। ये जो दोनों वायर हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द वायर वाई ड्यू टू करंट आई वन ऑन द वायर इन द वायर एक्स। मतलब पहली वायर में जो करंट आई वन जा रही है, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट अगर वाई है तो उस पे फील्ड क्या होगा, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि आर डिस्टेंस पर जो फील्ड होता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्ट के वायर के कारण म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे करंट म्यू नॉट आई वन हो जाएगी, और इसके कारण फील्ड आप बी वन लिख सकते हो इक्वल टू म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर। चलिए देखते हैं आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा, म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर। बताइए, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया डी, म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर। डन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यस ये हो गया। व्हेन द करंट इन द टू वायर्स एक्स एंड वाई फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में दोनों में करंट फ्लो हो रही है। यहाँ देखिए, यहाँ भी ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, इसमें करंट आई वन है, और इधर भी वेस्ट टू ईस्ट करंट क्या जा रही है? आई टू जा रही है, ठीक है। देन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ऑफ वाई विल बी। तो आपको बताना है कि ये जो वाई वायर है इसके पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स एक्ट करेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? मान लीजिए इसकी टोटल लेंथ एल है, ओके। तो आपको बताना है कि इसकी पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स एक्ट करेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अभी हमने बी बताया, कितना बताया? बी। और अभी अभी हमने आपको बताया कि जो बी वन निकलेगा फर्स्ट का फील्ड आर डिस्टेंस पर, वो निकाला हमने म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? आर डिस्टेंस पर फील्ड ये आ गया। अब हमको निकालना है इस पर फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? एफ फोर्स, आई मतलब उस वायर में फ्लो होने वाली करंट कितनी है बेटा? आई टू। क्लियर?
तो F इक्वल्स टू I2। उस वायर की लेंथ कितनी है? L लेंथ है। वो वायर किस फील्ड में रखी हुई है बेटा? B1 फील्ड में रखी हुई है, यस और नो? और B1 फील्ड कितना है? म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। क्लियर? साइन थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए, इसका राइट हैंड लीजिए, करंट I1 के अकॉर्डिंग करिए, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर बाहर की तरफ आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, आउटवर्ड आ रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। आ रहा है ना? करंट को करेंगे, उंगलियां बाहर फेंक रही हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90। तो थीटा 90 डिग्री है, साइन 90 इक्वल टू 1 हो गया। तो देखिए F इक्वल्स टू कितना हो गया? L को नीचे ले आइए, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन कितना बना? R। ठीक है ना? तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। देखते हैं आंसर कौन सा है। आंसर बी लग रहा है मुझे, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr डी में भी है और यहाँ पे भी है। तो हमको देखना है कि कौन सा करेक्ट है। पहले हमको फोर्स निकालना पड़ेगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल लगता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, अपना लेफ्ट हैंड निकालिए। अब देखिए, है ना, मदर फादर करंट वाला सिस्टम चलेगा। तीनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर सबसे पहले अरेंज कर लीजिए, फोर्स को ऐसा, है ना, परपेंडिकुलर। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? आपके नाक की तरफ, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है आपके नाक की तरफ, यस और नो? करंट, आपकी जो करंट फिंगर है यानी चाइल्ड जो जाएगा वो राइट साइड जाएगा, ईस्ट की डायरेक्शन में। आप देखिए आपका अंगूठा नीचे जा रहा होगा, जा रहा कि नहीं जा रहा? तो फोर्स कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड। तो इसमें एक में अपवर्ड है, तो ये हो नहीं सकता। करेक्ट आंसर विल बी डाउनवर्ड। डन? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, if wire X carries a current I1 equal to 10 ampere in east to west direction, R equal to 2 mm, mass per unit length of the wire Y is equals to 5 gram per centimeter, the wire will remain suspended in air with the support when? ओके भाई साहब, देखिए बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है ये कि मास पर यूनिट लेंथ है, इफ ए वायर ऑफ मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू इतना है, तो ये हवा में कब तक रहेगी? देखो क्या कह रहा है भाई साहब। आपने देखा है कि इफ द वायर कैरीज ए करंट 10 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, तो अभी हमारे पास में जो डायरेक्शन थी वो वेस्ट टू ईस्ट थी ऊपर वाले क्वेश्चन में। क्लियर? वेस्ट टू क्या थी? ईस्ट थी। ठीक है ना? देखिए अभी वेस्ट से पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट थी, बट अभी हमें करंट की डायरेक्शन करनी है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है बेटा? तो ये देखिए, इफ द वायर कैरीज ए करंट I1 इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, मतलब इधर से, देखिए इधर से यहाँ। ओके, ये 10 एम्पियर की करंट जो है पहली वायर में एक्स में ये जा रही है इस तरफ, एंड, है ना, अब दूसरी जो वायर है ना, एंड कह रहा है एंड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, आर इक्वल टू 2 mm, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर वाई इज 5 ग्राम पर सेंटीमीटर, द वायर वाई विल रिमेन सस्पेंडेड। अब देखो बेटा, आपको पता है कि ये वायर सस्पेंड कब रहनी चाहिए? देखिए, आपको पता है कि ये वायर तभी सस्पेंड होगी जब इस पे रिपल्सन फोर्स लगेगा, और रिपल्सन फोर्स तब लगता है जब दोनों वायर जो होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में करंट लेके जाती हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो फर्स्ट वायर में करंट 10 एम्पियर है, और दूसरे वायर में हमको पता करना है, ये करंट ले लो I2, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। क्लियर? तो ये आपको कह रहा है, अब देखो बेटा, ये जो I2 है ये वायर का कुछ ना कुछ मास होगा, और मास के कारण क्या लगेगा? फोर्स mg लगेगा। अगर यहाँ पर इस करंट ने इतना फोर्स लगा दिया कि जितना mg है ऊपर की तरफ इसका मैग्नेटिक फोर्स लग जाए, समझ में आया? तो मैग्नेटिक फोर्स mg को बैलेंस कर देगा और ये तार हवा में लटकी रहेगी। लटकी रहेगी नहीं लटकी रहेगी? तो आपको यही फोर्स निकालना है कि ये फोर्स कितना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो आपका
वायर की लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ वायर की, वो दिया है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर। मतलब कि 1 सेंटीमीटर लेंथ का जो मास है, 1 सेंटीमीटर लेंथ का मास जो है वो 5 ग्राम है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो लेंथ का मास है वो 5 ग्राम है। हम्म। अब हमारे पास फोर्स एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इक्वल्स टू 5 ग्राम। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर का लेंथ का मास जो है वो 5 ग्राम है। मतलब 1 सेंटीमीटर को 5 ग्राम हो गया। सो 1 सेंटीमीटर का मास दैट इज इक्वल्स टू 5/1000 किलोग्राम। क्लियर कि नॉट क्लियर? हम्म। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर इन लोगों ने पूरे वायर का मास बताया ही नहीं है। पर यूनिट लेंथ तो बता दिया है, और मास पर यूनिट लेंथ बताए हो तो आपको या तो पूरी लेंथ की वैल्यू देनी थी, तो हम मास पर यूनिट लेंथ में टोटल लेंथ का मल्टीप्लाई करते तो अपने पास में टोटल मास आ जाता, तभी तो हम mg कैलकुलेट कर पाते। यस और नो? अब आपने हमें मास दिया ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है बोनस होना चाहिए। इसको कहीं से कहीं तक, इसमें कोई डेटा नहीं मिल रहा है, तो आप इसमें कुछ भी चॉइस करोगे ऐसे क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 3, गिव फुल मार्क्स फॉर एनी चॉइस ऑफ द आंसर। मतलब ये क्वेश्चन बोनस हो गया है। ठीक है बच्चों? यस, ये क्वेश्चन अपना बोनस हो जाता है। डन? ओके। अब इसमें आपको ये कह रहा है द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो एट ए पॉइंट बिटवीन टू वायर्स एक्स एंड वाई व्हेन द डिस्टेंस डी इज फ्रॉम द वायर इज। अब आपको कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक ना? द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो एट ए पॉइंट बिटवीन द टू वायर्स। तो देखो एक्चुअली यहाँ पे ये पहला वायर है और ये दूसरा वायर है। हाँ, अब ये इनका कहना है कि मैग्नेटिक फील्ड इनका जीरो कब हो जाएगा, है ना? व्हेन द डी इज द डिस्टेंस ऑफ द वायर, तो मतलब दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस अपनी कितनी है? डी है। अब देखिए जो पहला वाला अपने पास में कंडक्टर है, ये कितना फील्ड एमिट करेगा यहाँ पे? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r1। करता है कि नहीं करता है? भाई पहला वाला जो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r1, यही तो करता है ना? और दूसरा वाला जो है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r2, टू पाई आर ही एक्ट करेगा। तो यदि हमने ये माना कि फ्रॉम द वायर एक्स, पहले वाले में करंट I1 जा रही है और यहाँ पर ये x डिस्टेंस पर फील्ड दोनों का जीरो हो रहा है। क्लियर? तो x डिस्टेंस पर पहले वाले का फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x। डन? तो दूसरे वाले का फील्ड कितना होगा? B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 अपॉन, ये I1 है, इक्वल्स टू 2 पाई, एंड डिस्टेंस विल बी d माइनस एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है बच्चों? हाँ। अब देखिए दोनों के फील्ड अगर अमाउंट वाइज इक्वल हो जाएं, दोनों के फील्ड अमाउंट वाइज क्या हो जाए? इक्वल हो जाएं, और दोनों सेम डायरेक्शन में फील्ड होने चाहिए। क्यों? ध्यान से देखिए, इसका फील्ड, नीचे वाली तार का जो फील्ड है बेटा, नीचे वाली तार का फील्ड जो है बाहर की ओर आएगा, और ऊपर वाली जो तार का फील्ड है वो नीचे की ओर जाएगा। देखिए इसके लिए यहाँ पर फर्स्ट के लिए जो B1 बनेगा वो आउटसाइड बनेगा। ये सुनो। और सेकेंड वाली तार, जो ऊपर वाली तार है, इसके लिए आप अपने हाथ को लेकर के देखिए, उंगलियां अंदर की ओर जा रही हैं, मतलब इसका फील्ड जो होगा डाउनवर्ड अंदर की ओर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मतलब ये तो पक्की बात है कि फील्ड जोन जीरो होने के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ये सुनो, ये बात समझ में आई आप लोग को कि नहीं आई? नहीं आई तो देखिए, देखिए बेटे कि ये करंट कैरिंग वायर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इसमें करंट I1 चल रहा है, इसमें करंट I2 चल रहा है।
आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड रूल लगा करके, सॉरी राइट हैंड रूल लगा करके इस पॉइंट पर अंदर कहीं पर इसके कारण मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर जाएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी? और इसमें करंट ऊपर आ रही है तो इसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की ओर आएंगी, ये सुनो। तो तभी तो जीरो हो सकता है जब ये इससे लड़ मरे दोनों, ये सुनो। तो दोनों डायरेक्शन सेम होगी तभी फील्ड जीरो हो सकता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो अब हमने क्या पढ़ा, देखा आपने कि फील्ड जीरो करने के लिए B1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, B2। यस और नो? तो मैंने कहा ये डिस्टेंस अगर x है फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर से, सो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 π x इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 π, और टोटल डिस्टेंस r थी तो r माइनस एक्स होगी ऑब्वियसली इससे। क्लियर कि नॉट क्लियर? भाई इससे एक से r थी तो दूसरे से r माइनस एक्स, फिर यार यहाँ पे डिस्टेंस क्या बोला है, d बोला है, तो हम d माइनस एक्स ले ले। ठीक है ना? तो अच्छा ठीक है, r माइनस एक्स। तो अब आपसे ये d डिस्टेंस बोला है दोनों के बीच की है, कि x से डिस्टेंस फर्स्ट वाले से क्या होगी, उसको नाम इसने d दे करके कंफ्यूज कर दिया, इसको गोली मारी, इसको d को मत देखिए आप। हाँ तो सब कुछ सही है, r ही चल रहा है यहाँ पे तो ये डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है, r है। तो ये कितना बचेगा, r माइनस एक्स। क्लियर बेटा? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 π से 2 π क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, और म्यू नॉट से म्यू नॉट भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर? सो I1 अपॉन x इक्वल्स टू I2 अपॉन r माइनस एक्स। क्लियर है? हमको x निकालना है, वही हमारी डिस्टेंस है, तो I1 r माइनस एक्स इक्वल टू I2 इंटू एक्स। क्लियर? So I1R minus I1X equals to I2X. Clear? So I1R equal to I2X plus I1X. ठीक है? यहाँ पे भैया x आप कॉमन ले लो, I1R इधर पे ब्रैकेट में आ जाएगा I1 प्लस I2, और x इक्वल टू I1R डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। ठीक है? चेक करते हैं आंसर, है ना? यस, ए ऑप्शन, I1R अपॉन I1 प्लस I2, एंड करंट शुड बी फ्लो इन सेम डायरेक्शन। ठीक है? तो ये आ गया हमारा आंसर नंबर ए, है ना, I1R अपॉन I1 प्लस I2। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके की मेहनत आपको एक नंबर के लिए पूरा आपको, हालांकि आपको यहाँ पे अब 4 नंबर मिल जाएंगे क्योंकि ये केस बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है ना? हम्म, तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था ये। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सपोज वायर एक्स एंड वाई आर अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, बहुत बढ़िया भाई। एक वायर एक्स है, एक वायर वाई है, और दोनों को आपने परपेंडिकुलर ईच अदर जमा दिया है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हाँ ठीक है, हमारा प्लेन मान लिया हमने हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने बना लिया इस तरीके से, एक वायर यू जमा दिया, एक वायर यू जमा दिया। ठीक है? with their center coinciding without touching, wire x carries current I from west to east। ओके, मतलब वायर जो है अपना, वायर एक्स जो है वो वेस्ट टू ईस्ट ले जा रहा है करंट, ये वेस्ट है और ये क्या है, ईस्ट है। क्लियर? तो जो हमारा वायर एक्स है वो वेस्ट टू ईस्ट ले जा रहा है डायरेक्शन में, एंड वायर वाई कैरीज ए करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, तो ऊपर से बेटा ये वायर ऐसे रखा हुआ है। क्लियर? ऊपर से, है ना, टच नहीं कर रहा है, और साउथ टू नॉर्थ मतलब कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, मतलब इस डायरेक्शन में ऊपर से ये वायर करंट ले जा रहा है। क्लियर? देन द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट डिस्टेंस आर फ्रॉम बोथ द वायर। देन द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट डिस्टेंस आर फ्रॉम बोथ द वायर। तो कह रहा है कि बताइए, यहाँ पे बताइए कि फील्ड जो यहाँ पे अपना नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा किस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे। ठीक है? चलिए, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द वायर, तो एक काम मैं करता हूं, मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं। ठीक है बेटा? अब देखिए जरा इस पॉइंट पे, यहाँ पे कोई पॉइंट है जो दोनों से सेम डिस्टेंस पर है, इससे भी सेम डिस्टेंस पर है, इससे भी सेम डिस्टेंस पर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यदि मैं देखूं इसके कारण, इस डायरेक्शन के कारण, तो देखिए फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी,
देखिए इसके कारण फील्ड की डायरेक्शन, हाँ अपने अंगूठा को लीजिए, देखिए फील्ड जो है अंदर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, राइट हैंड रूल से। मतलब यहाँ पर फील्ड जो है अंदर की ओर जा रहा है, यानी कि क्रॉस फील्ड है। किसके कारण? ये बेटा वाई के कारण। क्लियर? और एक्स के कारण फिर से अपने अंगूठे को हॉरिजॉन्टली जमाइए इस तरफ, ये जमा दिया इस तरफ। हॉरिजॉन्टली जमाने के बाद आप डायरेक्शन देखिए करंट की कहाँ होगी, सेम डिस्टेंस पे। तो आप भैया ये तो ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका अप की ओर आ रहा है, मतलब ऊपर अप है और नीचे बी डाउन है इसका पहले वाले का। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट फील्ड कितना आएगा? 0। क्लियर है? क्योंकि आपने डिस्टेंस भी सेम दे रखी थी, उसने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो इसका आंसर बिल्कुल C0 बिल्कुल सही आ रहा है, हमारे कंसेप्ट बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आ गया C0। डन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। देखो वेव ऑप्टिक्स किस तरीके से परेशान करती है भाई, है ना। मोनोक्रोमेटिक लेजर बीम ऑफ, मतलब मोनोक्रोमेटिक मतलब भाई सब लैम्डा एक ही है, यूनिक लैम्डा है, एक ही लैम्डा चाहे जो कलर की हो। बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलरली टू द वॉल ऑफ अ वाटर फिल्ड ग्लास कंटेनर, टू अ वॉल। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ करके एक इसके वॉल पे परपेंडिकुलरली, ओके परपेंडिकुलरली आ रही है, तो इस तरीके से इसने अटैक मारा। टू द वॉल ऑफ अ वाटर फिल्ड ग्लास कंटेनर द लेजर बीम पासेस थ्रू टू स्लिट्स इन अ ब्लॉक kept in the container। अरे भाई साहब क्या हो गया ये? The laser beam passed through the two slits in a block kept in the container. An interference pattern is formed on the screen inside the container. The water is then replaced with a transparent fluid of greater refractive index than that of water. Again, interference pattern is formed on the screen inside the liquid. कुल मिला के बेटा ये कहा जा रहा है कि पहले आपके पास में यहाँ पे एक लिक्विड था और उसके बाद में एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भर दिया गया जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। समझ गए? अब आपको कह रहा है हाउ विल द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट चेंजेस इन द लिक्विड। बताना है आपको कि वेवलेंथ कैसे वेरी होगी और स्पीड कैसे वेरी होगी। चलिए तो ये तो सिंपल क्वेश्चन ऑप्टिक्स का हो गया। कैसे हो गया देखिए, आप जानते हैं फॉर्मूला आपको बताया गया था कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, यस और नो। एंड v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है बिकॉज v इक्वल्स टू होता है न्यू लैम्डा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो बेटा लैम्डा कहेगा v के साथ हम साथ साथ हैं, तो अगर म्यू बढ़ जाएगा जैसा कि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिया तो v भी कम हो जाएगा और लैम्डा भी कम हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो दोनों आ जाएंगे डिक्रीजेस, मतलब क्या हो जाएगा आपका, स्पीड भी बोला है तो स्पीड भी डिक्रीज कर जाएगी और वेवलेंथ भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि स्पीड और वेवलेंथ दोनों ही हम साथ साथ हैं। क्लियर की नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? यस। कोई समझ में आ गया ना सभी को? कोई समस्या तो नहीं है? क्या फार्मूला लगा है बेटा अपने पास में? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है ना? यस, मैंने पढ़ाया भी था आपको कि म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। डन बेटा? कोई समस्या? चलिए द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज इन लिक्विड विल बी, कह रहा है कि बताइए एंगुलर सेपरेशन का क्या हाल हो जाएगा। एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला हमको चाहिए होता है ना। एंगुलर सेपरेशन तो एक होता है लीनियर सेपरेशन, बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। ये होता है फ्रिंज विड्थ। क्या कहलाती है? फ्रिंज विड्थ। क्लियर? और इसके बाद में आपको आपको बताना पड़ता है कि एंगुलर सेपरेशन क्या होगा। देखिए कैसे निकलता है, फॉर्मूला दिखाता हूँ। हाँ बच्चों थोड़ा सा फॉर्मूला सही करिए। बीटा इज इक्वल जो फ्रिंज विड्थ बनती है बेटा वो कितनी बनती है, लैम्डा डी कैपिटल अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये हो गई आपके पास में फ्रिंज विड्थ। ठीक ना? अब देखो बेटा आपके पास में ये लीनियर फ्रिंज विड्थ है। ठीक है,
मतलब ऐसा समझो बेटा कि ये आपके पास में सेंट्रल लाइन है और सेंट्रल लाइन से इतनी ऊपर जो है यहाँ पर आपका फ्रिंज विड्थ बन रही है। ये ऐसा कुछ, ये इतना बड़ा फ्रिंज विड्थ बन रहा है, ठीक है ना। तो ये फ्रिंज विड्थ आपका बन गया है कितना, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। अब आपको एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालना है थीटा। तो ये जो डिस्टेंस होती है बेटा ऑलमोस्ट किसके इक्वल होती है, कैपिटल डी के इक्वल। और आप जानते हो कि एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ पे क्या बन गया, लैम्डा डी बाई डी, क्लियर। और रेडियस क्या बन जाएगी बेटा, यही कैपिटल डी बन जाएगी क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है। सो बेटा डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, क्लियर कि नॉट क्लियर। अब इसमें क्या कह रहा है, अगर द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज इन लिक्विड। अब बेटा जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू कम। क्योंकि अभी अभी आपने देखा है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यस और नो। तो लैम्डा अगर घट जाएगा तो एंगुलर विड्थ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो इसका सेकंड आंसर आएगा डिक्रीजेस। क्या आएगा, decreases, clear. Next question, in the above experiment with water, if the separation between the slits is halved and the distance between the slits and screen is doubled, then the fringe width। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई। देखो बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यही फॉर्मूला था, है ना। बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। क्या कह रहा, वाटर के साथ अगर सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ्ड, मतलब बेटा नए केस में जो डी है उसको डी बाई टू कर दिया जाए, ठीक है ना। और इसको बेटा क्या कर दिया जाए, डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, मतलब लैम्डा डी को कर दिया जाए बेटा टू डी। तो ये टू ऊपर आकर के फोर कर देगा और फोर लैम्डा डी बाई डी बन जाएगा। बताइए सोनू, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, चार गुना। चार गुने को क्या बोलते हैं, क्वाड्रपल्ड, ठीक है। इस मतलब आंसर हो जाएगा चार गुना, ठीक है बच्चों, यस। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फोर्थ फिफ्थ थर्ड देखते हैं। द टू स्लिट्स ऑफ 1 मिलीमीटर अपार्ट, स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स, इफ लाइट वेवलेंथ इज इक्वल्स टू इतना, देन द फ्रिंज सेपरेशन इन वाटर म्यू इक्वल टू 4/3 क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले आप ओरिजिनल विड्थ निकाल लो, कितनी होगी बीटा, क्लियर है। और बीटा आपको अभी हमने बताया कि अगर आप म्यू बढ़ाओगे तो फ्रिंज विड्थ आपकी क्या हो रही है, छोटी हो रही है, क्लियर। तो फार्मूला क्या बन गया कि बीटा डैश इक्वल्स टू बीटा बाई म्यू। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इंसर्ट कर दोगे तो आप उससे उसको डिवाइड कर दो। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो चलिए पहले हम बीटा निकालते हैं। तो बीटा इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा डी अपॉन डी। वेवलेंथ कितनी दी है, 500 नैनोमीटर। तो 500 इंटू 10⁻⁹ ये हो गया आपका बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये फैला हो गया लैम्डा, क्लियर बच्चों। लैम्डा के बाद बेटा क्या कह रहा है, 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स, स्क्रीन जो है 1 मीटर अवे रखी हुई है। तो यहाँ पे हमने कर दिया 1, क्लियर। अपॉन में बेटा डी रखना है, क्या रखना अपॉन में, डी, स्मॉल डी। तो स्मॉल डी कितना है, 1 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर, मतलब 1 × 10⁻⁻3। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या हो गया, 1 मिलीमीटर ही हो चुका है। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाके बन जाएगा 500 × 10⁻�6। क्लियर कि नॉट क्लियर। और ये दो जीरो और चले गए तो ये कितने आ गए, 5 × 10⁻⁴। क्लियर, ये मीटर आ गया बेटा, क्योंकि ये स्लिट, ये अपनी फ्रिंज विड्थ आ गई। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब कह रहा है कि अगर मीडियम 4/3 का इंसर्ट कर दिया जाए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मीडियम इंसर्ट कर देते हैं तो मीडियम इंसर्ट कर देने से क्या हो जाता है, नया फॉर्मूला, बीटा डैश इक्वल्स टू बीटा बाई म्यू, मतलब फ्रिंज विड्थ कम हो जाती है। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो बीटा डैश इक्वल्स टू बीटा बाई म्यू। तो बीटा डैश इक्वल्स टू, देखिए बीटा कितना है आपके पास में, 5 × 10⁻⁴। क्लियर, होल डिवाइडेड बाई म्यू। बेटा म्यू की वैल्यू कितनी है, देखिए 4/3। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना, 3। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो अपने पास में कितना हो गया, ऊपर हो गया 5×3 = 15,
और नीचे बन गया भाई साहब 4 इंटू 10⁻³ क्लियर कि नॉट क्लियर? हो गया कि नहीं हुआ? तो इंटू 10⁻⁻, 1 मिनट 4 था ना, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे 10⁻⁻4, तो 15/4 को आप सॉल्व कर लेते हैं। चलो मेरे पास तो कैलकुलेटर है। तो 15/4 15 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3.75, 3.75 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यदि इसको मैं डेसिमल में तोड़ूंगा, तो कितना हो जाएगा ये? अगर मैं इसको लिखूं, देखिए जो मेरे पास आंसर है कितना आया है, 3.75 इंटू 10⁻⁻4। क्या मैं 3.75 को, बेटा मैं इसको 3.75 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकता हूँ? क्योंकि चारों ऑप्शन मेरे मिलीमीटर में है, तो ये 10⁻³ मीटर मेरा बन जाएगा मिलीमीटर। और इस डेसिमल के इफेक्ट से ये डेसिमल आगे चला जाएगा और आंसर आएगा 0.375 मिलीमीटर। तो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू ए 0.375 समझ में आया? तो आंसर क्या बनेगा? 0.375 डन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, द इंटेंसिटी एट द डार्क फ्रिंजेस इन द इंटरफेरेंस। भाई डार्क फ्रिंज कब बनता है? कब बनता है डार्क फ्रिंज? जब दोनों वेव्स इंटरफेयर करती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, एम्पलीट्यूड नियर अबाउट सेम होता है, और दोनों में कितने का फेज डिफरेंस होता है? n पाई का, ऑड पाई का। कितने का? ऑड पाई का। क्लियर? ओके बच्चों, तो ऑड पाई का, तो ऑड पाई में सबसे पहला पाई क्या आता है? पाई आएगा, फिर 3 पाई आएगा, राइट? तो देखते हैं क्या कह रहा है। सेम फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही है, सेम इंटेंसिटी बिल्कुल सही है, एंड स्टेबल फेज डिफरेंस ऑफ पाई, ये बिल्कुल सही लग रहा है, तो इसका आंसर होगा ए। क्लियर? अब देखिए इसमें तो हो ही नहीं सकता फेज डिफरेंस जीरो में, बिल्कुल गलत, क्योंकि जीरो में तो दोनों फेज सेम पे आएंगे, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। क्लियर? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में तो इंटरफेरेंस ही परफॉर्म नहीं होता है। क्लियर? करप्ट हो जाएगा सिग्नल। और फेज डिफरेंस पाई ये तो ठीक है, और अगले में फिर से फेज डिफरेंस जीरो है, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए। ठीक है बच्चों, चलिए तो आंसर चेक कर लेते हैं आंसर शीट से। फर्स्ट वाले में देखिए दोनों रिजल्ट अपने आए थे डिक्रीजेस, इसमें वेवलेंथ भी डिक्रीज कर जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, सॉरी इसमें इसकी स्पीड भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट कहा गया कि अगर आप यदि इसको पानी के बजाय एक लिक्विड में डुबो देते हैं हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो बताइए क्या हो जाएगा? तो डिक्रीज कर जाएगी इसकी फ्रिंज विड्थ। क्लियर? देन इसके बाद हमने क्वाड्रपल देखा था, 4 गुना हो जाएगी उसकी फ्रिंज विड्थ। ठीक है। देन आंसर आया 0.375 मिलीमीटर, एंड देन ए ऑप्शन, सेम फ्रीक्वेंसी सेम इंटेंसिटी एंड स्टेबल फेज डिफरेंस ऑफ, स्टेबल मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस हमने आपको बताया था। ठीक है।